स्वागत है दोस्तों। आज की इस क्लास में हम हिंदी साहित्य के महामैराथन सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। इस क्लास में आपको अक्टूबर तक में पढ़ाए गए सभी क्लासों का पूरा सारांश मिलेगा और यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं ये सब आपने पढ़ लिया है। रिवाइज़ करने के लिए आपको बहुत आवश्यक है। साथ ही हर प्रश्न के साथ आपको कुछ बहुत ज़रूरी बातें भी सुनने को मिलेंगी, तो तैयार रहिए और क्लास को पूरे शुरू से अंत तक पढ़िएगा। कुल एक 20 प्रश्नों का ये संग्रह है। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है तमस उपन्यास का विषय क्या है? ऑप्शन: आंचलिकता, मनोवैज्ञानिकता, टूटते पारिवारिक संबंधों की कथा, विभाजन की त्रासदी। इसका सही उत्तर है विभाजन की त्रासदी। तमस उपन्यास पर विभाजन की त्रासदी का वर्णन है। इसके लेखक कौन हैं? भीष्म शाहनी। ठीक है। इसमें भारत विभाजन की परिस्थितियों के बीच हिंदू मुस्लिम दंगों की घटनाओं को आधार बनाया गया है। सन 1975 में इस उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया। तो ध्यान रखना है, भीष्म शाहनी का उपन्यास तमस और 1975 में इस पे साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की कविता में प्रयोगवाद और प्रगतिवाद का रासायनिक मिश्रण है। यह कथन मुक्तिबोध के बारे में किस आलोचक का है? ऑप्शन: बच्चन सिंह, रामविलास शर्मा, विजय देव नारायण शाही, नंदुलारे वाजपेयी। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ने मुक्तिबोध की कविता में प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का रासायनिक मिश्रण कहा है। इसे ध्यान रखना है आपको। साथ ही कुछ बातें और ध्यान रखिए, जैसे मुक्तिबोध का जन्मकाल क्या है? 1917 से 1964 तक इनका जीवन काल रहा है, इसे ध्यान रखना है। इनके दो प्रमुख जो काव्य संग्रह हैं, चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 में और भूरी भूरी खाक धूल 1980 में। इन दोनों बातों को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किस कवि को भयानक खबरों का कवि कहा जाता है? अब देखिए कितनी बड़ी उपमा है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। भयानक खबरों का कवि किसे कहा गया? ऑप्शन: सुदामा पांडे धूमिल, मुक्तिबोध, रमाशंकर विद्रोही, नागार्जुन। तो इसका सही उत्तर है गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध को भयानक खबरों का कवि कहा जाता है। दोस्तों, इस तरह के सभी प्रैक्टिस सेट आपको हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगे। आप इसे PDF फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर संपर्क करके। ये सभी परीक्षाओं में काफ़ी उपयोगी है, चाहे TGT PGT की परीक्षा हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो या UGC नेट की परीक्षा हो। अगला प्रश्न है, कविता का विषय मनोरंजक और उपदेशपरक होना चाहिए। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। सभी से उपदेश, सभी के वर्णन से मनोरंजन हो सकता है। यह कथन किस निबंध से है? ऑप्शन: आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, कवि का कर्तव्य, कुटज। तो इसका सही उत्तर है कवि का कर्तव्य। कवि का कर्तव्य आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। उसी निबंध की ये पंक्ति है जो कि बहुत प्रसिद्ध है कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु सभी तक कविता की जा सकती है। कविता के विषय वस्तु का विस्तार पहले पहल अगर करने की बात कोई करता है तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी करते हैं अपने निबंध कवि का कर्तव्य में। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगा गया निबंध है लगभग, इसलिए आपको इसे ध्यान रखना होगा। और वैसे भी हिंदी साहित्य के लिए बहुत ही टर्निंग पॉइंट रहा है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, शिवशंभु के चिट्ठे निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये किसका निबंध है और किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ। ऑप्शन है उदंत मार्तंड, सरस्वती, समाचार सुधा वर्षण, भारत मित्र। इसका सही उत्तर है भारत मित्र। और इस निबंध के रचनाकार कौन है, लेखक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। प्रायः बालकृष्ण भट्ट और बाल मुकुंद गुप्त में भ्रम हो जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। बाल मुकुंद गुप्त जी ने व्यंग्यात्मक शैली में, कटाक्ष की शैली में इस निबंध को लिखा है। लॉर्ड कर्जन के नाम इस पत्र को वो लिखते हैं और उसे प्रजाहितैषी बनाने का प्रयास करते हैं अपने इस चिट्ठे में। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक पति के नोट्स इस उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन: गिरिराज किशोर, महेंद्र भल्ला, राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी। तो इसका सही उत्तर है महेंद्र भल्ला। महेंद्र भल्ला ने एक पति के नोट्स नाम से उपन्यास लिखा है। यह उपन्यास 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह परिवार, प्रेम संबंधों में बोरियत और उससे टूटने वाले व्यक्ति के मन की कथा है। इसमें
संभवतः ऐसे ही एक पत्नी के नोट्स भी एक कोई रचना है, वो किसकी है? अगर आपको ज्ञात हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ उसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अलग अलग वैतरणी उपन्यास के लेखक कौन हैं? अलग अलग वैतरणी, ऑप्शन काशीनाथ सिंह, नरेश मेहता, नरेंद्र कोहली, शिव प्रसाद सिंह। तो इसका सही उत्तर है शिव प्रसाद सिंह। अलग अलग वैतरणी उपन्यास शिव प्रसाद सिंह का है। इसके साथ कुछ और पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, जैसे इस उपन्यास का प्रकाशन 1967 ईस्वी में हुआ। शिव प्रसाद सिंह का नीला चांद उपन्यास बहुत प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा, नीला चांद शिव प्रसाद सिंह का है। नीला चांद उपन्यास को 2 पुरस्कार प्रदान किए गए, साहित्य अकादमी का पुरस्कार 1990 में, व्यास सम्मान 1992 में। तो दो पुरस्कार इस उपन्यास को मिले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। किस सन में है वो भी ध्यान रखिएगा। ये ग्रामांचल के कहानीकार होने के नाते आंचलिकता का असर भी अपने उपन्यासों में लेकर के आते हैं। रेणु जी की शैली का प्रभाव इन पर माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? ममता कालिया, मन्नू भंडारी, मैत्रेयी पुष्पा, कृष्णा सोबती। तो इसका सही उत्तर है मन्नू भंडारी, आपका बंटी। इस उपन्यास का प्रकाशन 1971 ईस्वी में हुआ। पति पत्नी के तनावपूर्ण संबंधों के बीच एक बच्चे के पिसते हुए जीवन की कथा इस उपन्यास में आप देखेंगे। बाल मनोविज्ञान का भी एक बड़ा प्रश्न ये उपन्यास उठाता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में ये लगा हुआ जो ये उपन्यास है बहुत आवश्यक है, ध्यान रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? आप सभी जानते हैं इसके लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल, राग दरबारी के। अब इसके बारे में और महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं, पॉइंट्स जो हैं, वो आप ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न के बहाने कई सारे प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। इस उपन्यास यानी राग दरबारी का प्रकाशन 1968 ईस्वी में हुआ। राग दरबारी को एक वर्ष बाद यानी 1969 में हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्रदान किया गया। इस उपन्यास के केंद्र में कौन सा गांव है? शिवपालगंज। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, जिसके माध्यम से वर्तमान शिक्षा व्यवस्था और राजनीति के भ्रष्टाचार को उजागर किया गया है। वर्ष 2009 में अमरकांत, कथाकार अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रश्न बनता है कि श्रीलाल शुक्ल जी के साथ किस कथाकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2009 में प्रदान किया गया? तो अमरकांत का नाम ध्यान रखिएगा। तो इन दोनों को साथ में मिला संयुक्त रूप से, इसे ध्यान रखना है। दोस्तों, हमारी क्लासें छोटी ज़रूर होती हैं, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि 8 से 10 मिनट की क्लास, 12 मिनट की क्लास में आपको उपयोगी प्रश्न बता सकें और उनके साथ उनसे जुड़े हुए और महत्वपूर्ण प्रश्न बता सकें, ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट तैयार कर सकें, आपको याद हो सके। इस तरह के नोट्स सभी हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में आपको मिल जाएंगे। इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं आप व्हाट्सएप पे। अगला प्रश्न है, गीत फरोश, टूटने का सुख और सतपुड़ा के जंगल, इन कविताओं के लेखक कौन हैं? किस कवि की कविताएं हैं ये? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र जी की 2 कविताएं, गीत फरोश और सतपुड़ा के जंगल, ये तो बहुत प्रसिद्ध हैं और सभी परीक्षाओं में ये सारी रचनाएं ऐसी हैं कि जो कि चाहे टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की या यूजीसी नेट की, सभी में आपको ये रचनाएं चर्चित रूप से दिखाई देंगी। उस पाठ्यक्रम में होगा ये। अगला प्रश्न है, प्रमथ्यु गाथा और 7 गीत वर्ष किसकी रचनाएं हैं? ऑप्शन नरेश मेहता, नरेंद्र कोहली, नरेश सक्सेना, धर्मवीर भारती। इसका सही उत्तर है धर्मवीर भारती। प्रमथ्यु गाथा लंबी कविताओं की श्रेणी में आती है, इसे ध्यान रखना है आपको। कभी भी ऑप्शन देकर के पूछे निम्न में से कौन सी लंबी कविता है, अगर उसमें प्रमथ्यु गाथा का नाम है तो आप ध्यान रखिएगा, इसे टिक करना है आपको। धर्मवीर भारती जी का जीवन काल भी आपको ध्यान रखना है, 1926 से 1997 तक है इनका जन्मकाल। ठीक है, जीवन काल। अगला प्रश्न है, चक्रव्यूह और आत्मजयी, चक्रव्यूह और आत्मजयी किसके कविता संग्रह हैं? ऑप्शन धर्मवीर भारती, डॉक्टर संपूर्णानंद, कुंवर नारायण, सर्वस्व दयाल सक्सेना। इसका सही उत्तर है कुंवर नारायण। कुंवर नारायण जी की रचनाएं हैं चक्रव्यूह और आत्मजयी। चक्रव्यूह इनका पहला काव्य संग्रह है। कभी भी परीक्षा में पूछे कि कुंवर नारायण का पहला काव्य संग्रह कौन सा है, तो आपको चक्रव्यूह पे टिक करना है। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की कविता में प्रयोगवाद
और ये प्रश्न संभवतः मुझे लगता है कि ये रिपीट हुआ है, इसलिए आप इसे ध्यान रखिएगा कि प्रयोगवाद और प्रगतिवाद का रासायनिक मिश्रण कौन कहता है मुक्तिबोध की कविताओं को, तो बच्चन सिंह कहते हैं। ध्यान रखिएगा, 2 संग्रह इनके ध्यान रखिए। चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 में, भूल भूल खाक दुल 1980 में। अगला प्रश्न है, बदबू कहानी के लेखक कौन है? बदबू कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन मनोहर श्याम जोशी, शेखर जोशी, मार्कंडे, हरिशंकर परसाई। इसका सही उत्तर है शेखर जोशी। बदबू कहानी के लेखक शेखर जोशी हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस उपन्यासकार के उपन्यासों पर जादुई यथार्थवाद का प्रभाव है? ऑप्शन राजेंद्र यादव, धर्मवीर भारती, अज्ञेय, मनोहर श्याम जोशी। तो इसका सही उत्तर है मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी के उपन्यासों पर जादुई यथार्थवाद का प्रभाव माना जाता है। इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें आप यहाँ देख लीजिए कि इनके कौन कौन से उपन्यासों पर जादुई यथार्थवाद का प्रभाव है। कुरकुर स्वाहा और कसब। इसी बहाने आप इनके उपन्यासों के नाम भी ध्यान रखेंगे। इन दोनों उपन्यासों पर जादुई यथार्थवाद का प्रभाव पड़ता है। जोशी जी इन्हें गप बाइस्कोप कहते हैं, यानी जो ये जादुई यथार्थवाद की जो कहानियाँ या उपन्यास हैं, इन्हें गप कहते हैं मनोहर श्याम जोशी। तो गप बाइस्कोप अपने उपन्यासों को कौन कहता है? मनोहर श्याम जोशी। गप क्या है? वह जो झूठ होकर भी अपने तह में सत्य को धारण किए रहता है। इसलिए कहते हैं ना, क्या गप हाँक रहे हो, लेकिन उस गप में भी कुछ न कुछ सत्य होता है, सत्य को धारण करता है। अब आप बताएं, जादुई यथार्थवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार मार्क्सवादी है? कौन सा रचनाकार मार्क्सवादी है? अज्ञेय, राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, धर्मवीर भारती। तो इसका सही उत्तर है यशपाल। यशपाल मार्क्सवादी रचनाकार हैं, इसे ध्यान रखिएगा। बच्चन सिंह लिखते हैं कि यशपाल विचारों में मार्क्सवादी हैं। उनकी दृष्टि में साहित्य साधन है, साध्य नहीं। ठीक, मार्क्स का प्रभाव तो उन पर है, फ्रायड का भी कम नहीं है। ठीक है, तो यशपाल जो है वो साहित्य को साधन मानते हैं, जिसके माध्यम से अपने विचारों को, अपने समाज की समस्याओं को, वैचारिक आग्रहों को प्रकट किया जा सकता है। ठीक, साधन है, साध्य नहीं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार स्वयंभू का पौमचर्य अधूरा था, उसे किसने पूरा किया? ऑप्शन जल्हड़, पुष्पदंत, पुष्यदंत, त्रिभुवन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है त्रिभुवन। त्रिभुवन ने स्वयंभू के पौमचर्य, यानी अधूरा था पौमचर्य स्वयंभू का, और उसे त्रिभुवन ने पूरा किया। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण बात बच्चन सिंह ने जो लिखी उसे ध्यान रखिएगा। स्वयंभू द्वारा पौमचर्य पूरा नहीं हुआ। जिस प्रकार चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज रासो को उनके पुत्र जल्हड़ ने पूरा किया, उसी प्रकार स्वयंभू के अधूरे काम को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये आपकी नज़र से हटना नहीं चाहिए, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रबंध चिंतामणि के लेखक किस धर्म में दीक्षित थे? ऑप्शन बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिद्ध में और वैष्णव। इसका सही उत्तर है जैन धर्म में। प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है? मेरुतुंग, और ये जैन आचार्य थे। प्रबंध चिंतामणि का जो रचनाकाल है वो 1304 ईस्वी में माना जाता है। अगला प्रश्न है, विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है। विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक किसने माना है? ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, नगेंद्र, शिव प्रसाद सिंह। तो इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है बच्चन सिंह। विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक मानते हैं। विद्यापति को अपरूप का कवि भी कहा जाता है, अपरूप। ठीक है। अगला प्रश्न है, लोरिक चंदा की कहानी किस रचना में पाई जाती है? लोरिक चंदा की कहानी किस रचना में पाई जाती है बताएं। ऑप्शन चंदायन में, मृगावती में, पदावली में, कीर्तिलता में। इसका सही उत्तर है चंदायन में। लोरिक चंदा की कहानी किस रचना में पाई जाती है? चंदायन में। यह एक लोक कथा है। लोरिक एक लोक गाथात्मक पुरुष है जो मिथकीय पात्र बन गया है। मिर्जापुर, बलिया, भोजपुर, भागलपुर आदि पूर्वांचल क्षेत्रों में यह काफ़ी लोकप्रिय है। अगला प्रश्न है, चंपू काव्य का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन भाषा योग वासिष्ठ, चंदायन, राउरवेली, कीर्तिलता। तो इसका सही उत्तर है राउरवेली।
चंपू काव्य का उदाहरण है राउरवेल। और राउरवेल का अर्थ क्या है? राउरवेल का अर्थ है राजविलास, इसे ध्यान रखना है। राउरवेल का मतलब राजविलास। इसकी भाषा अपभ्रंश है और इसका गद्य लोक भाषा मिश्रित है, ये बच्चन सिंह कहते हैं। ठीक, तो ध्यान रखें। और साथ ही आप लोग हमारी क्लासेस के साथ में इस नोट्स का अध्ययन जरूर करें। ये नोट्स आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह और नगेंद्र की पुस्तक के आधार पे हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें सेलेक्ट किया हुआ है। लगभग 35 बड़े रचनाकारों के ऊपर बनने वाले सभी प्रश्नों का पूरा कलेक्शन वन लाइनर में है। साथ ही भाषा विज्ञान, काव्य शास्त्र और पुरस्कारों से संबंधित जो प्रश्न हैं वो भी हैं। साथ ही प्रैक्टिस सेट का एक बड़ा हिस्सा इसमें है जो कि आपके लिए व्याख्यात्मक रूप से हमने तैयार किया हुआ है। तो इसे आप ले सकते हैं हमारे नंबर पर संपर्क करके। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में नए पैटर्न के साथ, नए प्रश्नों में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।